पसंद है, इन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है, इन्हें मिलना-जुलना, किताबें पढ़ना एवं लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। वर्तमान में अपने 2 बच्चों के साथ अपना बहुत अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ राइट डाइट, यानी कि अगर हमारा खाना पीना सही हो तो हम कितनी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और उसके लिए मेडिसिन को हम खोजते हैं। अगर हमें इतनी सी सीक्रेट पता हो कि सारा इलाज जो है वो हमारे खाने पीने के सही होने पे ही छुपा हुआ है, तो हम कितनी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आज का जो हमारा ये सेमिनार है, आज का ये जो वेबिनार है, ये इसी बात पर आज आधारित है। पावर ऑफ राइट डाइट, बेस्ट मेडिसिन। इस बात को हम सब मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे जो बेस्ट मेडिसिन होती है वो सही खान पान होता है। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आने से वो तुरंत मेडिसिन खाना प्रेफर करते हैं, पर उस चीज के तह तक जाके, रूट तक जाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर कहीं से लीकेज हो रहा है छत से, तो हम उसमें जाकर अगर हम कुछ एमसिल लगा दें, लेकिन लीकेज के कॉज को पता ना करें, तो वो लीकेज फिर कहीं और से आने लगेगा। तो इसलिए हमें किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉज पे, जड़ तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेडिसिन होते हैं वो केवल सिम्टम पे काम करते हैं, लक्षणों पे काम करते हैं, लेकिन उसे जड़ से मिटाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जो खाना पीना, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो दिस इज द बेस्ट मेडिसिन होती है। तो हम सब आज किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू हमें घेरे रखता है। और अगर हम उसकी जड़ की बात करें तो जनरली जो 40 के बाद हम सभी को जो परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, हमारे घुटनों में पेन चालू हो जाता है, हमें शुगर की बीमारी आ जाती है, कभी कभी वेट गेन होने लगता है, बीपी शूट अप हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़े हुए आते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी अगर तह पे जाएं तो इसकी तह पे जाते हैं तो पता चलता है इट स्टार्ट्स विद वेट गेन। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ पतले लोग भी हैं जिनका केवल टमी बाहर है, जिनका केवल पेट का हिस्सा बाहर है, उन्हें भी ओबीस कहा जाएगा। इन्हें कहा जाता है थिन फैट इंडियन, यानी कि ऐसे इंडियन जो थिन हैं लेकिन फैट की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे दो कौन से मार्कर हैं जिससे आप पता लगाते हैं कि आप रिस्क के घेरे में हैं, रिस्क की रेंज में हैं। ऐसे कौन से दो मार्कर हैं? सबसे पहला मार्कर है, अगर आपका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अगर 23 से ज्यादा हो, 23 से ज्यादा हो। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? आपके हाइट से, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और वेट से उसको डिवाइड करते हैं। यानी अगर मेरा वेट 56 है और मेरी हाइट इन इंचेस 163 सेंटीमीटर है, तो 163 इंटू 163 इसको मीटर में कन्वर्ट करके वेट से डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर निकलता है, अगर वो नंबर आपका 23 से ज्यादा है, इसका मतलब आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन जो मार्कर है, जो आप सब अभी तुरंत भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। आप सभी की कमर का घेरा, नेवल के जस्ट नीचे से अगर आप अपनी कमर के घेरे को नापते हैं, तो आपका कमर का घेरा, अगर आपकी हाइट इंचेस में आप अपनी हाइट निकाल लें और उसके हाफ से ज्यादा है, उसके आधे से ज्यादा है, इसका मतलब आप रिस्क की घेरे में हैं। आप सभी को ये लग रहा होगा कि क्या कमर के घेरे से भी इतना फर्क पड़ता है? तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारी बॉडी में दो तरीके के फैट होते हैं। एक फैट होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो कि आपके स्किन के नीचे होता है, और एक होता है विसरल फैट, जो नॉर्मली आपके एब्डोमेन रीजन पे होता है। यानी यहाँ पे सारे वाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं, स्टमक, आपका हार्ट, आपका लिवर, किडनी, आपकी जो पेनक्रियाज, ये सब उसी सेंट्रल एरिया में होता है। और जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, जिनके कमर का घेरा ज्यादा है, उन सभी को भी हम रिस्क कैटेगरी में मानते हैं। ये विसरल फैट डेंजरस काइंड ऑफ अ फैट है, जो इनएक्टिविटी और आपके गलत खान पान और लाइफ स्टाइल के कारण आप डेवलप करते हैं। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तब भी ये टमी वाला फैट जो है वो इकट्ठा करने लगते हैं। आपकी बॉडी फैट को एब्डोमेन एरिया में इकट्ठा करने लगती है। जितनी भी लेडीज हैं, अगर उनके टमी के एरिया में फैट ज्यादा है,
तो रिस्क बहुत ज्यादा है दूसरी बीमारियों को डेवलप करने का, पैदा करने का। तो अगर आपका BMI 23 से ज्यादा है, अगर आपकी कमर का घेरा आपकी ऊंचाई के डबल से ज्यादा है, ऊंचाई के आधे से ज्यादा है, तो आप रिस्क कैटेगरी में हैं। एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरी हाइट 64 इंचेस की है, तो मेरी वेस्ट 32 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सभी आज चेक करें कि क्या आप सही कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। आपको अभी अभी मैंने बताया कि एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत डेंजरस टाइप की ओबेसिटी होती है। अगर आपका पेट निकला हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बहुत सारे कंट्रीज में इस चीज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जी हाँ, जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे मेटाबो टैक्स लिया जाता है। अगर उन किसी भी पर्सन का वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि कमर का घेरा अगर 40 में, तो उनपे टैक्स लिया जाता है जापान कंट्री में। और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस टैक्स को इम्पोज कर देगी। जिस तेजी से हम लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, जिस तेजी से हमारा कमर का घेरा बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इन चीजों पे भी टैक्स लगेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैड मार्कर है आपके हेल्थ का। इसके अलावा ये देखिए, ये मैं यहाँ पे 5 चीजें आपको बता रही हूँ। अगर ये 5 चीजों में से कोई भी 3 चीज आपके अंदर मौजूद है, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं। आप शिकंजे में हैं जिसमें आप एक के बाद एक बीमारियों से घिरते चले। इनमें से कोई 3 या इससे ज्यादा चीजें मौजूद है तो गड़बड़ है, आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल ओबेसिटी। अगर आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस 40 इंचेस से ज्यादा है मेन में और 35 इंचेस से ज्यादा हो फीमेल्स में। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये जब आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो एक ट्राइग्लिसराइड भी आता है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है या 150 mg तक भी है, तो आप समझ जाइए। थर्ड, आपका HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, अगर वो 40 mg पर डेसीलीटर से कम है मेन में और अगर 50 mg पर डेसीलीटर से कम है फीमेल्स में, तो खतरा है। फोर्थ है आपका अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाली रीडिंग अगर 130 से ज्यादा है और नीचे वाली रीडिंग डायस्टोलिक रीडिंग 85 या उससे ज्यादा है, तो रिस्क है। और फिफ्थ है अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 mg पर डेसीलीटर तक है या उससे ज्यादा है, तो ये 5 चीजें जो हैं ये आपको रिस्क की कैटेगरी में लाती हैं। यानी कि आप दरवाजा खटखटा रहे हैं किन 2 चीजों का। सबसे फर्स्ट है इसमें सबसे फर्स्ट है इसमें डायबिटीज मेलाइटस आप हेड करेंगे, और दूसरा है कोरोनरी हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक और जो भी आपका ये प्रॉब्लम्स है ये इसके बाद आती है। तो सबसे पहले ये 5 जो मार्कर है उनमें से हम रूल आउट करते हैं। क्यों इतना ज्यादा ये जानना जरूरी है कि हम कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फंसे तो नहीं हुए हैं, क्योंकि ये आगे चल के यही 5 चीजें आगे चल के आपको हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक के लिए अग्रसर करती है, या फिर आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। गुड न्यूज ये है कि ये प्रॉब्लम रिवर्सिबल है। अगर ये 5 चीज में से कोई भी चीजें आपके अंदर मौजूद है तो ये कंडीशन रिवर्सिबल है। इवन टाइप 2 डायबिटीज होने के बाद भी आप अपनी कंडीशन को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, उसको अपने नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पे आप ला सकते हैं। ये गुड न्यूज है। द कोर डिफेक्ट जो होता है इन 5 कंडीशन में, जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट बोलना चाहिए, जो दिक्कतें पैदा करता है, वो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रेजेंट होना। ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए एक बार में इसको समझ पाना मुश्किल होगा, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है जिन भी लोगों की एब्डोमिनल ओबेसिटी है यानी कमर का घेरा ज्यादा है, उन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप कुछ भी खाते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन ट्रिगर होता है, और इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है जो आपके बॉडी वेट को फर्दर कम नहीं होने देता। तो आप सभी ये नोटिस करते होंगे कि एक टाइम के बाद आपका वेट लॉस होता ही नहीं है। आप कितना भी कम खाएं, आप कितनी भी एक्टिविटी करें, वेट लॉस एकदम अटक जाता है, बहुत धीमी गति से होता है, और कुछ भी खाते ही आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी पुट ऑन होता है। ये वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इसे रिवर्स करने के लिए मैं आपसे
5 सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, इनफैक्ट 6 सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम 90% लोगों में मौजूद होती है। जो भी लोग अभी शुगर से जूझ रहे हैं या प्री डायबिटिक कहलाए गए हैं या जिनको वेट लॉस करने में दिक्कतें हो रही हैं या फिर बॉडी में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, उन सभी में जिनमें भी एब्डोमिनल ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है, ये 5 आपको गोल्डन रूल याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट। रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप अपने अनाज और जितनी भी सिंपल शुगर होती है, सिंपल शुगर यानी कि डायरेक्ट शुगर जो आप ऐड करते हो, पहले तो सबसे पहला रूल ये है कि मीठी चीजों से परहेज करिए। दूसरा रूल ये है ब्रेड, मैदा और जितने भी बिस्किट, कुकीज हैं उनसे परहेज करिए। तीसरा गोल्डन रूल है कि चपाती, राइस, इनसे भी थोड़ा थोड़ा दूरी बनाइए, उनकी क्वांटिटी को कम करिए, उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करिए, जिसमें ओट्स, किनोआ या ये सब चीजें आती हैं, ब्राउन राइस आता है। फ्रीक्वेंट मंचिंग नहीं करना है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, आप सभी इस बात से सहमत होंगी कि आप दिन भर में 10-12 बार भी आप मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं टेस्ट के लिए, या किसी को सर्व किया तो आप खा लेते हैं। जितनी बार हम मंचिंग करते हैं, जितनी बार हम स्नैकिंग करते हैं या जितनी बार हम मुंह झूठा करते हैं, उतनी बार हमारी बॉडी में जो है शुगर आती है और इंसुलिन ट्रिगर होता है। तो हमें फ्रीक्वेंट मंचिंग नहीं करनी है, हमें डिस्टिंक्ट गैप रखना है। अगर आपने नाश्ता कर लिया तो उसके बाद 4 से 5 घंटा मिनिमम गैप रख के फिर लंच करिए। लंच के बाद अगेन 3 से 4 घंटे का गैप लेकर एक छोटा मील लीजिए, इवनिंग स्नैक, और उसके बाद आप 3 से 4 घंटे गैप करके आप डिनर करिए। आप फ्रीक्वेंट कंटिन्यूअस मंचिंग ना करें। तीसरा, फास्टिंग आपके लिए बहुत जादुई साबित होती है। जब आप फास्टिंग करते हैं और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये 2 ऐसे तरीके हैं, ये 2 ऐसी स्टेज है जिसमें आपकी बॉडी का इंसुलिन का लेवल लो हो जाता है और आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है। हर समय वो फैट स्टोरेज मोड पे शिफ्ट है, तो वो फैट को कट करने के मोड पे आ जाती है। तो फास्टिंग जब आप करते हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं खाते, मुंह में आप कुछ भी नहीं रखते, तो इंसुलिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और आपकी बॉडी फैट कट करने के मोड पे आ जाती है। और वैसे ही जब आप एक्सरसाइज करते हैं, उस समय भी इंसुलिन का लेवल लो हो जाता है और आपकी बॉडी फैट को कट करने के मोड पे आ जाती है। अदरवाइज वो हर समय इंसुलिन हाई रहने की वजह से आपकी बॉडी फैट को कट नहीं करती है। नेक्स्ट है गुड फैट्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि सीड्स हैं। सीड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों की डाइट में सीड्स नहीं है और वो जानते भी नहीं है कि सीड क्या होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सीड आते हैं, बाजार में अवेलेबल हैं। पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, और आपके तिल के दाने, सिसमे सीड जिसको बोलते हैं। तो ये सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, ये सारे सीड जो हैं बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और आपको ये सीड को यूज करना चाहिए। आप कोई भी स्मूदी बना रहे हैं, आप कोई भी अपना दलिया बना रहे हैं या सैलेड बना रहे हैं, आप उसके ऊपर इनको 1 चम्मच आप छिड़क के आप इनको क्रंची टेस्ट के रूप में खा सकते हैं। पानी में डालकर आप उस पानी को भी पी सकते हैं या फिर आप नॉर्मली इसको चबा के मुखवास के जैसे भी आप खा सकते हैं। सीड्स आर वेरी गुड एंड दे कंटेन हेल्दी फैट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अलावा जो नट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट और मूंगफली, ये नट्स होते हैं। और जो किशमिश, अंजीर, खजूर, ये होते हैं, इनको ड्राई फ्रूट बोलते हैं। बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट और नट्स में भी अंतर नहीं समझ पाते हैं। जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनकी क्वांटिटी को आपको कम लेना है, मैनेज करना है, उसको सोच समझ के लेना है। पर यहाँ जो नट्स हैं, जिसमें आता है अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, इनको आपको डाइट में शामिल करना चाहिए लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। फिश बहुत ज्यादा हेल्दी मानी गई है। इवन वेजिटेरियंस को कहा जाता है कि वो फिश ऑयल के सप्लीमेंट लें, जिसको ओमेगा 3 के सप्लीमेंट बोला जाता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। ऑलिव्स बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल अवेलेबल होता है। मस्टर्ड, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये ऑयल आपके लिए अच्छे होते हैं, हेल्दी फैट हैं। एवोकाडो हमारी कंट्री में नहीं मिलता है, पर अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है और कोई पसंद करता है तो दिस इज ऑल्सो अ गुड फैट। देन नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन 3C। 3C यानी कि कौन से 3C हैं? केक, कैंडीज एंड कुकीज। इनमें आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। अगर आप इसको यू कीप ऑन ईटिंग इट
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट से करते हैं, विच इज रियली नॉट हेल्दी। वो सुबह उठते ही साथ अपनी बॉडी में शुगर का रश क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप जितनी भी एक्सरसाइज करें, आप जितनी भी मेहनत करें, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो केक, कैंडी, कुकीज से आप डिस्टेंस करें। इसको छोड़ के आप 5 S इंक्लूड करें अपने डाइट में, जिसमें आता है स्प्राउट। आप सभी वाकिफ हैं स्प्राउट से, किसी भी फॉर्म पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में। स्मूदी से मेरा मतलब है वेजिटेबल की स्मूदी। वेजिटेबल को नॉर्मली मिक्सी में पीस के उसकी स्मूदी बन के आप उसको लें, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन स्मूदी, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। देन सीड मैंने आपको बता ही दिए हैं, नट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, और सैलेड आपके डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। सैलेड को आपको हर मील पे इंक्लूड करना चाहिए, अलग अलग फॉर्म में। कभी आप उसको सॉटे बना के आप ले सकते हैं, कभी आप उसका सूप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिस्ट था जो मैंने आपको समझाया, पूरा निचोड़ था जो मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, वेट गेन की या फिर डायबिटीज की या फिर बीपी की या फैटी लिवर की, तो इन सब के पीछे आपके 4 पिलर्स होते हैं ट्रीटमेंट के। 4 चीजें होती है जिसमें आपको ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहला होता है आपका डाइट, सेकेंड होता है आपकी मूवमेंट यानी आपकी एक्सरसाइज, थर्ड होता है आपकी नींद की क्वालिटी, और फोर्थ होता है आपका इमोशन, आपका सोच, आपके विचार। तो ये 4 चीजों से मिलकर आपका पूरा हेल्थ जो है वो रखते हैं। आप चाहें तो चाय बिस्किट खा के भी आप दिन भर निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट कंज्यूम करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप हेल्थ चाहते हैं या लाइफ में केवल प्लेजर के पीछे भागते हैं, और जो कि शॉर्ट टर्म है। ये जितना भी फूड रिलेटेड प्लेजर होता है ये सब शॉर्ट टर्म होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ देख रहे हैं तो आपको अपनी डाइट को, अपने आहार को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लेने की जरूरत है। तो इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाएं, वरना आप कब क्या खाएं की बात करते हैं। तो नॉर्मली मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि एक प्लेट को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो उसका आधा हिस्सा 50% आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट का होना चाहिए, जिसमें फ्रूट को कम रखिए, वेजिटेबल्स ज्यादा रखिए। बचे हुए 50% में आधा हिस्सा आपके पल्सेस का होना चाहिए, प्रोटीन का होना चाहिए, जिसमें आपकी दालें, मीट, मटन, अंडे ये सब आएंगे। और बचे हुए 1/4 में यानी 20% हिस्से में, 25% हिस्से में आपकी अनाज होनी चाहिए। जबकि अभी हम रिवर्स खाते हैं, हम आधी प्लेट पूरा अनाज का लेते हैं, थोड़ा सा दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं। तो हमारा जो खाना पीना है, जब तक हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कंडीशन है, वो भी रिवर्स नहीं होगी। और छोटा हिस्सा डेयरी का, बटर मिल्क का, कर्ड का, मिल्क का, ये आप ले सकते हैं। व्हेन टू ईट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाने को कब खाएं, इसके लिए आपका, मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंटली खाते रहने से आपके ब्लड शुगर का लेवल हाई रहता है, इंसुलिन का लेवल हाई रहता है, और आपकी बॉडी फैट को कट नहीं कर पाती है। इसके लिए आप गैप में खाएं, प्रॉपर गैप में खाएं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करें, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप 16 घंटे, यानी हर कोई रात को 10 घंटे तो कुछ खाता नहीं है, 10 घंटे की हम नॉर्मली फास्टिंग करते ही हैं। उस फास्टिंग को हम अगर एक्सटेंड कर देते हैं, अगर हम 16 घंटे तक कुछ ना खाएं, रात का खाना 6 बजे छोड़ दें और सुबह 9 बजे खाएं, तो ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप इसे फॉलो कर सकें तो बहुत अच्छे क्विक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा हाउ टू ईट, बहुत सारे लोग हैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या कंप्यूटर के सामने खा रहे होते हैं। आप जब माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं, यानी अपने सारे सेंसेस को खाने में नहीं लगाते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन बहुत देर से मिलता है, या आप बहुत स्पीड से खाते हैं तो भी आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये 2 बातें आप हमेशा नोटिस करना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, आपका माइंड कहीं और है, आप खाना खा रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आपको हमेशा जो सेटिस्फैक्शन है वो लेट से आएगा और आपका पेट जो है वो ज्यादा भर जाएगा। आपने देखा होगा जब भी आप किसी मंदिर में, लंगर में बैठते हैं या कोई फेस्टिवल में प्रॉपरली खाने की तरफ देखते हुए, या आप प्रसाद जब ग्रहण करते हैं किसी मंदिर में या कहीं पे भी, तो आप देखिएगा उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी से आपको कितना सेटिस्फैक्शन है। तो माइंडफुल ईटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ
आपको खाने को स्पीड में नहीं खाना है, आपको चबा चबा के धीरे धीरे खाना है ताकि उसका डाइजेशन प्रॉपर हो और आपको सिग्नल मिले कि आपका पेट भर गया है। पानी को हम सब इग्नोर करते हैं। हम पानी कम पीने की वजह से एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का इकलौता जरिया है पानी। पानी को भरपूर पीना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे इंडिया में पानी बहुत अवेलेबल है और आज ही आप सब अपने यूरिन का कलर चेक करें। अगर ये बहुत येलो है, इसका मतलब आप सोचना चाहिए कि आपका वजन क्यों कम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी शेप में आती है, आप मसल बिल्डअप करते हो, बॉडी के फंक्शन इंप्रूव होते हैं। लेकिन वेट कम करने के लिए आपके डाइट का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वॉक पे जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा वजन कम हो जाए। तो वजन कम करने में 80% रोल आपके खाने पीने और डाइट का होता है और आपका जो शेप होता है बॉडी का, जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की, वो इंप्रूव करने के लिए, मसल्स इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन उससे एक्सट्रीम उम्मीद ना रखें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सरसाइज को चेंज करते रहें। एक ही फॉर्म की एक्सरसाइज को लगातार कई दिनों तक करने से आपकी बॉडी में फर्क नहीं दिखते। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर फर्क चाहिए, अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज को भी बढ़ाते रहना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी अडेप्ट हो जाती है। तो कुछ लोग एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते, सोचते हैं हमारा कोटा तो हो गया सवेरे पूरा, अब हमको दिन भर अपने जगह पे बैठे रहना है। तो ऐसे लोगों को भी फायदा नहीं मिल पाता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपके दिन भर की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एक जगह पे बैठ के काम करने के लिए बाध्य हैं, जो लोग एक ही जगह पे काम कर सकते हैं, हिल डुल नहीं सकते, उनको भी उठ के पानी का ब्रेक लेना चाहिए, उठ के वॉशरूम यूज करना चाहिए, बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। और जो लोगों के पास सुविधा है और वो अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनको जरूर कोशिश करना चाहिए कि हर एक छोटे छोटे काम के लिए हम अपने सर्वेंट्स को, अपने स्टाफ को ना दौड़ाएं और हम खुद से करें। आप दिन भर एक्टिव रहें, राइट पोस्चर में बैठें, और दिन भर लेटे रहना या टीवी देखना या मोबाइल देखना ये आपके हेल्थ को बेनिफिट नहीं करता है। आपकी नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग नींद को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं और रात को पार्टीज कर लेते हैं या फिर मूवीज देख लेते हैं, लेट नाइट सोते हैं, और कई लोग टेंशन की वजह से सो नहीं पाते हैं। तो आप सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है। आप देखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छे से खा के सो जाइए, अगले दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके फेस पे पिंपल है, आप अच्छी नींद ले लीजिए, आपके पिंपल्स गायब हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सोते हो तब बॉडी रिपेयर काम करती है। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, और आप सब जानते हैं कि मेडिटेशन से हमारी नींद इंप्रूव होती है, हमारा माइंड बैलेंस में रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नींद की शिकायत है। मैंने ऐसा पाया है अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि 2 वजह होती है लोगों को नींद की प्रॉब्लम की। सबसे पहली वजह ये होती है कि वो आफ्टरनून में सो जाते हैं। आफ्टरनून की नैप ले लेने की वजह से उनको रात को लेट नींद आती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट वजह होती है कि हम लोग बहुत देर तक मोबाइल में सर्फ करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे अपना देखते रहते हैं, जिससे जो रेज निकलती है, ब्लू रेज, वो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। हमारा जो स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये लाइट सेंसिटिव हार्मोन होता है। जब आप लगातार लाइट के संपर्क में रहते हैं रात को, या फिर आप कैफिनेटेड ड्रिंक ले लेते हैं, कई लोग रात को कॉफी पी लेते हैं, ब्लैक कॉफी, ये तो फिर उससे भी हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप अगर इन बातों का ख्याल रखें, कम से कम 1 घंटा पहले आप गैजेट से दूरी बना लें, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा एक सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके इमोशन। आप सभी अग्री करेंगे कि जो भी हमारे माइंड में एनर्जी होती है, हमारी बॉडी पूरी एनर्जी से बनी हुई है, और हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। ये चक्रास और हमारे हॉर्मोन्स का गहरा रिलेशन है। जब भी किसी एक चक्रास में भी एनर्जी का ब्लॉकेज होता है, हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट जो होता है वो धीरे धीरे करके वो डिसीज के रूप में मैनिफेस्ट होता है। इतनी सारी जो आजकल प्रॉब्लम्स है उनको साइकोसोमैटिक भी कहा गया है। अगर आपका खाना पीना अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, एलोपेशिया होता है कुछ लोगों को,
कुछ लोगों को अस्थमा होता है या घुटनों में दर्द होता है। इन स्पाइट ऑफ सभी चीजों के अच्छा रहते हुए भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। साइकोसोमैटिक मतलब आपके माइंड से पैदा होने वाली प्रॉब्लम है। जब भी आप माइंड में स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। और आज हम कितने एफर्ट्स डालते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। एक बार जरा सोचिए कि आपने सारी इम्यूनिटी बूस्टर की मेडिसिन खा ली, आपने सारी इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीजें तो खा ली, लेकिन अगर आपने अपने स्ट्रेस लेवल पे ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होगा और वो आपकी इम्यूनिटी को ऐसे ही डिक्रीज कर देगा। आप बीमार पड़ने के लिए ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान दीजिए कि आप मेंटली कितने हेल्दी हैं, आप कितनी थिंकिंग हेल्दी रखते हैं, कितनी पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी को स्वस्थ और दुरुस्त रखने में। तो इसके लिए डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, नेचर के संपर्क में रहना, मतलब कि जो हमारे ग्रीन पेड़ पौधे हैं उसके संपर्क में रहना, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस चीज के लिए। तो लास्ट में मैं बस इतना रिपीट करना चाहूंगी, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने अपने फूड का ध्यान रखा, अगर आपने अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्लीप, आपने अपने मेंटल बैलेंस का ध्यान रखा, तो आपकी बॉडी अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट मशीन है। इसको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स बॉडी में नहीं आती है। आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट इंटेलिजेंस होता है, वो अपने आप सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी रखती है। केवल आपको उसको सही एनवायरनमेंट देना है, सही नरिशमेंट देनी है, और आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में मत जाइए, आप अपने हेल्थ को सही समय और सही फाउंडेशन दीजिए। नींव अच्छी होगी तो उसमें पेड़ अच्छा लगेगा, और जब आप हेल्दी होंगे तो आपके बच्चे आपकी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, वो आपके रास्ते पे चलेंगे, वो भी गुड हेल्थ के हकदार होंगे। तो अच्छी हेल्थ पाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ गलत हूँ, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, राइट एफर्ट्स डालने चाहिए, आपको टेक्निक्स, मोटिवेशन, रिजल्ट्स, ये सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो जब आप एक डाइटिशियन से मिलते हो, जब आप एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल से मिलते हैं, आपको पूरी तरह से बेनिफिट मिलता है। तो ये कोई एक चीज से नहीं है कि ये खा लेने से आप ठीक हो जाते हो या इस चीज को छोड़ देने से आप ठीक हो जाते हो, बल्कि ये मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच होती है। हर जगह से हम आपको हील करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उस चीज का बेनिफिट उठाते हैं तो गुड हेल्थ आपके लिए बहुत आसान सी चीज हो जाती है, वो आपसे दूर नहीं रहती है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इतनी पुरानी हैबिट्स होती है उसको चेंज करना और न्यू हैबिट्स को डेवलप करना, इसमें टाइम, एफर्ट्स और विल पावर सब कुछ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। अगर हमने ठान लिया कि हम अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं, तो यू डू नॉट नीड एनीबडी एल्स और एनी मेडिसिन। थैंक यू। युवा साथी जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दिशा जी को कोई क्वेश्चन पूछना था। हाय शिल्पी मैम। हाय। मुझे पूछना था, आपने जैसे अभी बताया ईटिंग हैबिट्स के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, तो आई हैव अ किड ऑफ 2 years ओल्ड, बट उसको वेट गेन कराना है मुझे, वेट लॉस नहीं, तो उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके आप। श्योर। देखिए, जो 2 साल के बच्चे होते हैं ना, दिशा नाम है आपका, राइट? जी हाँ, तो दिशा, जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो टाइम उनकी होती है एक्सप्लोर करने की। वो पूरी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि 6 साल तक हमारे ब्रेन का 80% डेवलप हो चुका रहता है। तो 6 साल तक वो बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं, उनके लिए फूड प्रायोरिटी नहीं होती, उनको फूड को छोड़ के उनके लिए बहुत दूसरी चीजें हैं जिसमें वो इंगेज होना चाहते हैं। हम 2 साल के बच्चों को यंग साइंटिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, वो हर समय कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और हम मम्मियां क्या करती हैं, उनको रोकती हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट मत करो, तुम लर्निंग मत करो, तुम पहले खा लो। उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। और मैं सही बताऊं तो जो न्यूट्रिशनल नीड होती है वो भगवान ने ऐसी बनाई है, भगवान ने ऐसी डिजाइन की है कि न्यूट्रिशनल नीड भी थोड़ी कम होती है उस समय में।
अगर आपका बच्चा वेल फेड है, अगर आपका बच्चा 5 फूड ग्रुप में से एक एक सामान भी ले रहा है, 5 फूड ग्रुप कौन कौन से हैं? अनाज, दालें, वेजिटेबल, फल, नट्स एंड ऑयल सीड्स और डेयरी। ओके, अगर ये 5 फूड ग्रुप में से कुछ कुछ चीजें भी बच्चा ले रहा है और अगर बच्चा हेल्दी है, अगर बच्चा एक्टिव है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसका पीछा करना छोड़ दीजिए, वो अपने आप डेवलप होके अपने वेट को गेन कर लेगा। अभी वेट गेन करना उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, अभी उसको अपना माइंड का शार्पनेस बढ़ानी है। तो 6 साल तक आप वेट कर लीजिए, 6 साल तक उसको अपना माइंड विकसित करने दीजिए, उसके बाद वो अपने बॉडी को भी डेवलप कर लेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। मैम ये यूट्यूब पे वीडियो आते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो वो मीन्स अच्छे रहते हैं क्या? उनके अनुसार हम मीन्स डाइट में चेंज कर सकते हैं क्या? देखिए, डिपेंड करता है कि आपने किस वीडियो को देखा है, उसको किस पर्सन ने बनाया है। यूट्यूब में अभी इंफॉर्मेशन बहुत फ्लडेड है और जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन को किसी प्रोफेशनल ने, किसी एजुकेटेड बंदे ने, क्वालिफाइड बंदे ने दिया हो। इसलिए हर कोई बंदा जो अपना वेट लॉस किया हो, किसी गलत तरीके से भी किया हो, तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं यूट्यूब में। अगर आप उनकी चीजों को फॉलो करने लगेंगे और अगर आपकी बॉडी में उससे नुकसान हो गया, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी एडवाइस को फॉलो करने के पहले उस पर्सन की क्वालिफिकेशन को चेक करें, उसके वर्क एक्सपीरियंस को चेक करें, उसके बाद ही आप उसकी एडवाइस को फॉलो करें, क्योंकि ये एक सवाल आपकी हेल्थ का है। और मैंने आपको बताया कि फूड इज लाइक अ मेडिसिन। आप जो खाते हैं आपकी बॉडी वैसी ही बन जाती है, वैसा ही बिहेव करती है, तो यू कैन नॉट टेक चांस। मैम जैसे मेथी के दाने रात को भिगो के खाना, जीरा मीन्स भिगो के पानी पीना सुबह उसका, ये सब मीन्स फायदेमंद रहते हैं क्या? ऑफ कोर्स मेथी दाना सुपर फूड में आता है। मेथी दाने को आप किसी भी रूप में खाएं, मेथी की भाजी भी खाएं, मेथी दाने को क्रश करें, मेथी दाने को स्प्राउट करें या उसको सोक कर दें, भिगा दें, तो मेथी दाना खाना और चिया सीड, चिया सीड लेना, ये सब बहुत फायदेमंद है। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए। तो अगर हम एक सूप फिक्स रख लें, हमने कुछ सूप बना लिया, तो ये हमेशा बहुत अच्छा होता है। और हमेशा ये बात को याद रखना है कि रात के खाने को अपने सोने के 3 घंटे पहले ले लेना है। देर रात तक खाना और मंचिंग करना, हेवी खाना खाना, इसको आप। हाँ मैम, मैं सब कुछ अच्छे से खाती हूँ, फिर भी अगर मैं एक टाइम भी नाश्ता नहीं ली तो मुझे बहुत वीकनेस लगती है और आवाज भी नहीं निकलती है। हाँ, एक टाइम भी मैं खाना नहीं खाई तो। एग्जैक्टली। तो इसमें आपको ये करना है कि एक तो सबसे पहले ये सकते हैं, जैसे कि आप मठा पी सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं, आप कुछ नट्स खा सकते हैं। इस तरीके से करके आप लाइट करते हुए आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। मतलब टोटली बंद ना करते हुए, आप अपने मील को लाइट करते हुए आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस मैम, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू गेन सम वेट। मैं बहुत ही अंडर वेट हूँ फिलहाल अपनी एज और हाइट के हिसाब से, एंड दैट ऑब्वियसली कॉजेज मी सम वीकनेस एज वेल। थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करो तो। सो कैन यू प्लीज गिव मी सम टिप्स ऑन लाइक व्हाट शुड आई ईट, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी ओबेस कि वो खूब सारा फ्राइड आइटम खा लो, खूब हलवा खा लो घी वाला, उन सब से लाइक वी गेट ओबेस, मोटापा आता है, वी डोंट गेट एनर्जी। सो कैन यू प्लीज गिव सम टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग एंड गेन वेट? या श्योर। आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका, मेरा एक YouTube में वीडियो है हाउ टू गेन वेट इन अ हेल्दी वे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डाइटिशियन शिल्पी गोयल डालेंगे तो मेरा YouTube के काफी सारे मेरे वीडियोस हैं, जिसमें एक वीडियो मैंने वेट गेन पे बनाया है। और लेट मी टेल यू कि वेट गेन करना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना वेट लॉस करना। और अच्छे वे से वेट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि अनहेल्दी वे से वेट गेन नहीं करना चाहिए, आपको डेफिनेटली हेल्दी वे से गेन करना चाहिए। तो उसमें जो बनाना मिल्क शेक होता है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी आम भी आ रहे हैं, तो आम का मिल्क शेक आपने बना लिया, मैंगो शेक बना लिया, और आपने दूध का यूज करके भी आप बहुत अच्छे से वेट अपना बढ़ा सकते हैं।
दूध को गाढ़ा करके हम उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उसकी रबड़ी जैसा बनाकर आप मिड मील में स्नैक्स के तौर पे आप ले सकते हो। और ओवरऑल आपने जैसे पनीर के पराठे बना लिए या चीज़ की कुछ आइटम बना ली, तो ये सब एक हेल्दी तरीका है। पीनट बटर आता है मार्केट में, पीनट बटर के पराठे रोल बना लिए, काठी रोल पनीर के साथ बना लिए। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे असेस करके आपके हाइट वेट के हिसाब से डाइट चार्ट रेडी होता है, तो आप धीरे धीरे करके वेट गेन करते हो हेल्दी वे में। ओके, थैंक यू। वेलकम। फ्रूट जूसेस भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं अंशिका। ओके, एंड आल्सो आई लाइक टू मंच लेट नाइट, सो यूजुअली लेट नाइट और कुछ मिलता नहीं है तो चॉकलेट्स ही होती हैं। अच्छा, ओके। सो आई नो इट्स नॉट गुड। या चॉकलेट्स की बजाय अगर आप चिक्की खाएं, ग्राउंडनट की फली की चिक्की खाएं या काजू बादाम की बर्फी खाएं, अगर वो होममेड लड्डू हो, कोई इस तरह के सीड्स और नट के लड्डू बनते हैं खजूर ऐड करके, तो ये सब बहुत हेल्दी होगा आपके लिए। मंचिंग के लिए ये सब बहुत हेल्दी होगा। ओके। Good evening, ma'am. Good evening. I have a question regarding intermittent fasting. Okay. That is it necessary that we only can fast for 16 hours, or it depends on our capacity? Yes, of course. शुरू में आपको 16 आवर स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोला जाता। आप पहले 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, इनफैक्ट अगर आपने मील के बीच में भी गैप मेंटेन किया तो ये एक अच्छा अचीवमेंट होता है, क्योंकि हम वी कीप ऑन ईटिंग सम और द अदर थिंग्स। हमारा मुंह कभी बंद ही नहीं रहता, हम लोग मंच करते ही रहते हैं हर समय। तो सबसे पहले तो उसी पे कंट्रोल लाया जाए कि आप अपने 3 क्लीन मील खाते हो। क्लीन मील मतलब एक मील लिया, फिर गैप किया, फिर नेक्स्ट मील लिया, तो आप ऐसे 3 मील्स लेते हो या 4 मील लेते हो। उसके बाद आपको सब्सिक्वेंटली आपको बोला जाता है कि आप रात का नाश्ते रात की फास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 13 आवर में आइए, 14 आवर में आइए, 15 में, देन 16 में, और इट कैन गो अप टू 18 आवर्स का फास्ट। तो इंटरमीडिएट करने के और भी तरीके होते हैं, जिसमें एक आता है ईट स्टॉप, यानी कि आप एक दिन खाते हो, अगले दिन पूरे दिन फास्टिंग में रहते हो, नेक्स्ट डे खाते हो, फिर फास्टिंग में रहते हो। तो इस तरह के कई इसके पैटर्न है करने के, इंटरमीडिएट करने के। कोई जो तरीका सबको सहूलियत, जिसको जैसी सहूलियत होती है वो उस तरीके से कर सकता है। Thank you, ma'am. मैंने आपको बताया ही कि अगर हम चिंता में, स्ट्रेस में रहते हैं तो वैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। मैंने इस बात को आप लोगों को शेयर किया है। तो खुश रहने के लिए किसी पर्टिकुलर सहारे की जरूरत नहीं है, केवल एक अच्छी मेमोरी, एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी चीज कि हम अभी जिंदा है, हमारी सांसें चल रही हैं और हम इतनी खूबसूरत जो नेचर है उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, अपनों का साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। केवल इतनी सी चीज भी काफी है खुश रहने के लिए। और मुझे लगता है कि खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। इफ यू आर हैप्पी देन यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। वेलकम।